सामाजिक अधिगम सिद्धांत को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, जिसमें 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है अवधारणात्मक प्रक्रिया यानी कि अटेंशनल प्रोसेस। दूसरा धारणात्मक प्रक्रिया रिलेशनल प्रोसेस। तीसरा क्रियात्मक पुनरुत्पादन प्रक्रिया यानी मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और चौथा अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया यानी मोटिवेशनल प्रोसेस। अब अवधारणात्मक प्रक्रियाओं में वे प्रक्रियाएं आती हैं जो ध्यान से संबंधित होती हैं। जिस भी मॉडल का हमको अवलोकन कर रहा है उसके लिए ध्यान पहली आवश्यकता होती है। मॉडल पर ध्यान तभी केंद्रित होता है जब उस मॉडल में कुछ विशेषताएं हैं और उसमें मॉडल में विशेषताओं के लिए स्पष्टता होनी चाहिए, मॉडल प्रभावशाली होना चाहिए, मॉडल जटिलता लिए होना चाहिए और उसमें बारंबारता होनी चाहिए। यानी कि जब तक मॉडल स्पष्ट नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा, जटिल नहीं होगा, सरलता लिए होगा तो उससे आसानी से सब समझ जाएंगे। बारंबारता यानी कि बार बार उसका अभ्यास नहीं किया जाएगा तो ध्यान से ध्यान भंग हो सकता है। इसीलिए इनमें मॉडल में सारी विशेषताएं होनी चाहिए। इसी में दूसरा है अवलोकनकर्ता की विशेषताएं, यानी कि जो अवलोकन कर रहा है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। उसमें संवेदनात्मक क्षमता होनी चाहिए। संवेदनात्मक क्षमता यानी कि जिसको हम कहें अवलोकनकर्ता में एक संवेदन शक्ति होती है, जैसे कि उसकी 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह उस मॉडल का पूरी तरीके से अवलोकन करे या अनुभूति करे, उसका पूरा ध्यान से देखे। तो ये है संवेदनात्मक क्षमता। अब दूसरा है उत्तेजना का स्तर। उत्तेजना का स्तर यदि मॉडल सही नहीं होगा और उसकी छात्र का उत्तेजना स्तर अधिक नहीं होगा तो वह उसको प्रतिमान को या मॉडल को महत्वपूर्ण पहलुओं को नहीं समझ पाएगा। अगर उसके छात्र का उत्तेजना स्तर अच्छा होगा, उच्च होगा, तो वह जल्दी से उसको समझ लेगा और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित रहेगा। तीसरा है इसमें बोधात्मक तत्परता, यानी इसका अभिप्राय अधिगमकर्ता उस मॉडल में क्या देखता है कि उसकी आकांक्षा का अपेक्षा से मानसिक स्तर क्या है, उससे उसकी मानसिक तत्परता बढ़ती है। और चौथा है अतीत का पुनर्बलन। अतीत का पुनर्बलन यानी कि यदि हमने पिछले समय में उससे संबंधित ही कोई ऐसा प्रोग्राम देखा हो या ऐसी पिक्चर देखी हो जिसको हमको देखकर कुछ पुराना अध्ययन याद आ जाए या पुराना पढ़ा हुआ कुछ ध्यान आ जाता है, देखा हुआ ध्यान आ जाता है, तो इससे हम पुनर्बलित होकर उस बात को अच्छे से समझ पाते हैं। अब उससे अगला है धारणात्मक प्रक्रियाएं। पहली जो थी मॉडल को ध्यान से संबंधित थी, अब है धारणात्मक प्रक्रियाएं। धारणात्मक प्रक्रियाएं यानी कि मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देने से उस व्यवहार को अधिगमकर्ता अपने मस्तिष्क में कितना धारण करता है, तो उसका निम्नांकित प्रक्रियाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे पहला है प्रतीकात्मक कोडिंग। प्रतीकात्मक कोडिंग जैसे कि हम कोई नृत्यांगना नृत्य कर रही है और हम उसकी पूरी मुद्राओं को देखें, समझे कि वह किस तरीके से हाथों की मुद्राएं करती है, आँखों की मुद्राएं करती है, उन मुद्राओं को ध्यान में रखें तो वो एक प्रतीकात्मक कोडिंग
हो जाती है, उसको समझ सकते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक संगठन। संज्ञानात्मक संगठन यानी प्रतीकों को अधिगम करता, अपने संज्ञान में केंद्रित करता है, यानी कि जिससे कि उसके बोध में वे प्रतीक संगठित हो जाते हैं। जैसे वह नृत्यांगना नृत्य कर रही है तो उसके सारे ज्ञान को किस तरीके से कर रही है, उसने अपनी मुद्राओं को किस एक्शन से लिया है, ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में, अपने मस्तिष्क में बैठा लेता है। तीसरा है प्रतीकात्मक पूर्वाभ्यास। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो एक बार देखने के बाद, समझने के बाद वह इसका जो बालक है इसका पूर्व अभ्यास करता है। कि प्रतीकात्मक पूर्व अभ्यास यानी कि वह उस यानी कि उन मुद्राओं को देखकर, जैसे कि अकेले में या कांच के सामने देखकर पूर्व अभ्यास करता है। फोर्थ है क्रियात्मक पूर्वाभ्यास। क्रियात्मक पूर्वाभ्यास यानी कि उसको जब वह अकेले में कर लेता है, उसको करने के बाद वह उसका अकेले में पूर्वाभ्यास करता है, और अकेले में पूर्व अभ्यास करने के बाद वह वास्तविक रूप में उसको करके दिखाता है कि उसकी स्थिति कैसी है। आगे है मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि क्रियात्मक पुनः उत्पादन प्रक्रियाएं। अभी तक हमने देखा कि बालक ने ध्यान विषय को पहले ध्यान में लिया, फिर ध्यान में करने के बाद उसको मस्तिष्क में धारण किया, फिर धारण करने के बाद उनको सीखे हुए व्यवहार को निष्पादन करने की स्थिति किस प्रकार करता है वो देखेंगे। उसमें भी है, पहला है शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता यानी कि वास्तविक रूप से किसी भी व्यवहार को निष्पादित करने के लिए अधिगमकर्ता में उसके लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे नृत्य करने के लिए हाथ पाँव का स्वस्थ होना आवश्यक है। व्यवहार का अनुकरण करने के लिए, उसे धारण करने के लिए, मन ही मन दोहराने के लिए के बाद भी नृत्य अगर सही ढंग से नहीं कर पाता है, इसका मतलब है उसके हाथ पाँव पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। तो इसलिए शारीरिक क्षमताएं उसमें पूर्ण रूप से होनी चाहिए। दूसरा है घटक अनुक्रिया की उपलब्धता। घटक अनुक्रिया की यानी कि किसी भी व्यवहार को यथा तथ्य में पूर्ण रूप से निष्पादित करने के लिए व्यक्ति को सारे घटक आने चाहिए। या जैसे कि हाथ पाँवों का संचालन किस प्रकार से है, विभिन्न नृत्य की विभिन्न मुद्राएं किस प्रकार की गई है, उसके हाव भाव कैसे हैं, और नृत्य की निष्पत्ति के लिए ये सब आवश्यक होता है। शुद्धता हेतु प्रतिपुष्टि। शुद्धता हेतु प्रतिपुष्टि के लिए इसमें जब वह अपने सामने व्यवहार की शुद्धता की प्रतिपुष्टि देता है तो इस कार्य में उसका निष्पादन सुधरता जाता है और उसे वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसका व्यवहार मॉडल के माध्यम से कितना मेल खाता है, यदि कोई कमी रहती है तो वह उससे दूर होता चला जाता है। उससे अगला है पुनः उत्पादन का आत्म निरीक्षण। यानी कि पुनः उत्पादन का आदमी जो व्यवहार अधिगम करता है वह पहले ही स्वयं उसका निरीक्षण कर लेता है। यानी कि वह पहले जो भी सीखता है, करता है, अनुकरण करता है या अंत्यक्रिया करता है, उसका स्वयं ही पहले आत्मनिरीक्षण कर लेता है कि यह कार्य करने के लायक है या नहीं है। जब वह उसको सही लगता है
तभी वह उसकी शुद्धता की प्रतिपुष्टि करता है। उससे अगला है अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाएं यानी मोटिवेशनल प्रोसेस। इसमें भी 3 है कि पहला है बाह्य पुनर्बलन। जब व्यक्ति सारे कार्य कर लेता है कि उसने ध्यान भी कर लिया है और धारण भी कर लिया है, प्रतिक्रिया भी कर ली, तो अभी उसी अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया के माध्यम से बाह्य पुनर्बलन प्राप्त होता है। बाह्य पुनर्बलन के बाद उसको कृत्रिम पुनर्बलन मिलता है और इन दोनों पुनर्बलनों के बाद वह स्वयं ही पुनर्बलन प्राप्त करता है। उसका खुद का पुनर्बलन काम आता है कि हाँ, मैंने पूर्ण रूप से अंतःक्रिया द्वारा, अनुकरण क्रिया द्वारा सब कुछ सीख लिया है। तो इस चार्ट के माध्यम से हमने ये सारी चीज़ें, चारों प्रक्रियाएं हैं, उनके प्रोसेस हैं, अन्य प्रक्रियाएं हैं, उनको समझा है। आगे है इसका शैक्षिक निहितार्थ। विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों के निरीक्षण द्वारा बहुत कुछ सीखता है। दूसरा, स्मृति को तथा ध्यान को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, बालक के संज्ञान को शक्तिशाली बनाया जाता है। चौथा, अध्यापक को विद्यार्थियों की प्रत्याशाओं को स्थापित करने में सहायता करनी चाहिए। शिक्षण द्वारा नवीन व्यवहारों को सिखाने के लिए अध्यापक के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक विकल्प होता है। विद्यार्थियों में स्व प्रभावशीलता की भावना का विकास होता है। अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष विविध प्रकार के मॉडल प्रस्तुत करता है। तो ये हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत था, जिसको हमने समझा है कि विद्यार्थी को अनुकरण, अंतःक्रिया और अवलोकन के माध्यम से बालक सीखता है, समझता है। आगे हम अगले सिद्धांत का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।